अरावली की पहाड़ियां। रात के सन्नाटे में हल्की ठंडी हवा पत्तों को छूती हुई बह रही थी। ऊपर आकाश में चांद आधा छिपा था और चारों तरफ फैली जंगल की गहराई में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। यह इलाका राजस्थान के उस हिस्से में था जहां इंसानी आबादी कम और जंगल अधिक था। इसी जंगल के बीच सरकार ने एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था। आधुनिक तकनीक से चलने वाला यह प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला था। और इस प्रोजेक्ट की बागडोर संभाल रहा था अभिषेक मेहरा। अभिषेक दिल्ली आईआईटी से पढ़ा हुआ, तेज दिमाग वाला, पर जमीन से जुड़ा हुआ युवक। उम्र करीब 28 साल, आंखों में जिज्ञासा और माथे पर जिम्मेदारी की लकीरें। उसका मानना था कि विज्ञान हर समस्या का हल है। वह अक्सर कहता, अगर इंसान चाहे तो ब्रह्मांड की हर शक्ति को समझ सकता है, बस नजर सही जगह डालनी चाहिए। लेकिन जिस जगह यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वहां के गांव वाले कुछ और ही मान्यता रखते थे। एक सुबह जब अभिषेक साइट पर पहुंचकर मशीनों की जांच कर रहा था, तभी एक बुजुर्ग गांव वाला उसके पास आया। झुकी हुई कमर, सिर पर पगड़ी और आंखों में डर। उसने धीमे स्वर में कहा, बाबूजी, आप लोग जिस जमीन पर काम कर रहे हो, वो साधारण जमीन नहीं है। सदियों से वहां हमारी आराध्या यक्षिणी माता वास करती है। उनकी मर्यादा भंग करना सही नहीं। अभिषेक ने हल्की मुस्कान दी। चाचा, ये सब अंधविश्वास है। बिजली और मशीनें किसी देवी देवता से नहीं रुकती। हम लोग यहाँ विज्ञान का काम कर रहे हैं, किसी पूजा पाठ का नहीं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, आप मानो या ना मानो, पर याद रखना, अगर यक्षिणी माता नाराज हो गई तो कोई ताकत आपका साथ नहीं दे पाएगी। कहकर वह धीरे धीरे चला गया। अभिषेक ने सिर हिलाया और अपनी टीम के साथ काम में लग गया। शाम ढल रही थी, मशीनें चल रही थी, लेकिन अचानक टरबाइन रुक गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर एरर आने लगे। टीम ने बार बार सिस्टम रिस्टार्ट किया, मगर सब व्यर्थ। ये कैसे हो सकता है? मशीनें बिल्कुल नहीं है। अभिषेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। रात में उसने साइट के चारों ओर चक्कर लगाया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो। अचानक उसे लगा किसी ने पीछे से पुकारा, अभिषेक। वह ठिठक गया। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ पेड़, हवा और सन्नाटा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सिर झटका। यह सब मेरा भ्रम है। लेकिन जब वह अपनी जीप तक पहुंचा, तो मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान दिखाई दिए। और वो भी ऐसे पैरों के जिनकी आकृति किसी साधारण इंसान की नहीं थी। रात को अपने कमरे में अभिषेक ने डायरी निकाली और डायरी लिखते लिखते वह खिड़की से बाहर देखने लगा। चांदनी पेड़ों की शाखाओं पर उतर आई थी। और तभी उसने दूर जंगल में कुछ हलचल देखी, जैसे कोई सफेद परछाई पेड़ों के बीच से गुजर रही हो। अभिषेक की सांस थम गई। वह परछाई स्त्रैण आकृति लिए थी, लंबे बाल, आभा से चमकता चेहरा और चाल में अजीब सा आकर्षण। उसने पल भर को सोचा, क्या यह वही यक्षिणी है? लेकिन जब वह दौड़कर बाहर पहुंचा, वहां सिर्फ हवा थी। अगले दिन सूरज की किरणें अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि अभिषेक साइट पर पहुंच गया। पिछली 2 रातों की घटनाओं ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। मशीनें सामान्य रूप से चल रही थी, पर कुछ ही देर बाद स्क्रीन पर अजीब डेटा दिखने लगा। मीटर पर अचानक एनर्जी स्पाइक्स नजर आए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मशीनों से खेल रही हो। रात ढल चुकी थी। अभिषेक मशीनों के पास बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अचानक ठंडी हवा चली और वही अलौकिक आभा फैल गई। पेड़ों की छाया से धीरे धीरे वही दिव्य आकृति उभरी। लंबे चमकते बाल, मुख पर अलौकिक शांति और आंखों में रहस्यमयी गहराई। उसका रूप इतना सुंदर था कि शब्द भी हार मान जाए। उसके कदम जैसे जमीन को छुए बिना हवा पर फिसल रहे थे। अभिषेक खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसने साहस जुटाकर कहा, कौन हो तुम? और मेरी मशीनों के साथ ये सब क्यों हो रहा है? वह स्त्री मुस्कुराई।
उसकी आवाज घंटियों जैसी मधुर थी, पर उसमें गहराई भी थी। तुम्हें इंसान कहते हैं, पर तुम्हारी नजर सिर्फ लोहे और तारों तक सीमित है। तुमने सोचा नहीं कि इस धरती की भी आत्मा होती है। अभिषेक ने गहरी सांस ली। तो तुम वही हो? यक्षिणी। उसकी आंखों में चमक कौंधी। हाँ, मैं इस भूमि की रक्षक हूँ। सदियों से यहाँ निवास करती हूँ। तुम्हारे लोहे के दांत मेरी धरा को चीर रहे हैं, और मैं चुप रहकर देख नहीं सकती। अभिषेक ने धीरे धीरे कहा, पर मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मैं यहाँ बर्बादी के लिए नहीं, ऊर्जा के लिए आया हूँ। इंसानों की मदद करने के लिए। यक्षिणी कुछ पल मौन रही, फिर बोली, तुम्हारी नीयत शुद्ध लगती है, पर तुम्हारी जाति में सभी ऐसे नहीं। जिनकी आंखों में लोभ होगा, मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। यक्षिणी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आभा मंद होती जा रही थी। अभिषेक ने पुकारा, रुको, मुझे और जानना है। तुम हर बार इतनी जल्दी क्यों चली जाती हो? उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी, और होठों पर आधी मुस्कान। क्योंकि इंसान की परीक्षा पहले होती है, उत्तर बाद में। इतना कहकर वह धुंधली होकर विलीन हो गई। अभिषेक वहीं खड़ा रह गया। रात बीत गई, पर अभिषेक सो नहीं सका। उसके कानों में अब भी यक्षिणी की आवाज गूंज रही थी। इंसान की परीक्षा पहले होती है, उत्तर बाद में। सुबह होते ही वह अकेला ही ड्रोन लेकर जंगल के अंदर गया। ड्रोन से ली गई थर्मल इमेजेस देखकर उसकी आंखें फैल गईं। जंगल के बीचों बीच एक स्थान पर असामान्य ऊर्जा घनत्व था। वहां का तापमान बाकी हिस्सों से अलग था, मानो जमीन के नीचे कोई विशाल ऊर्जा स्रोत दबा हो। अभिषेक उसी दिशा में चल पड़ा। कांटेदार झाड़ियों और पुराने वृक्षों के बीच उसे अचानक एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ दिखा। उस पर जटिल नक्काशी थी, आकृतियां, ज्यामितीय पैटर्न और संस्कृत के कुछ श्लोक। जैसे ही उसने स्तंभ को छुआ, उसके पूरे शरीर में बिजली जैसी सनसनी दौड़ गई। तभी हवा में एक मधुर पर गूंजती आवाज सुनाई दी, यह ऊर्जा स्तंभ है। सहस्राब्दियों से इसे हमने सुरक्षित रखा है। यही धरती की शक्ति का केंद्र है। अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा। वहीं सुनहरी आभा में लिपटी यक्षिणी खड़ी थी। यक्षिणी का सौंदर्य, उसकी उपस्थिति पूरे वातावरण को बदल देती थी। लंबे काले केश कंधों पर झरने की तरह बहे जा रहे थे। उसकी आंखें ऐसी लगती मानो उनमें पूरा आकाश समाया हो। उसके गालों पर हल्की गुलाबी आभा थी और ओठों पर अर्धचंद्रसी मुस्कान। उसकी दिव्यता का असर यह था कि अभिषेक कुछ क्षणों तक उसे निहारता रह गया। यक्षिणी ने हाथ बढ़ाकर स्तंभ को छुआ। स्तंभ से एक नीली किरण निकली और आकाश की ओर चली गई। जंगल की हवा और भी पवित्र हो गई। याद रखना अभिषेक, उसने कहा, अगर कोई लालच में इस स्तंभ को छेड़ेगा तो युद्ध होगा, और उस युद्ध में मेरा रौद्र रूप वही देख पाएगा जो अब तक मेरी सुंदरता देख रहा है। अभिषेक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तो मैं कसम खाता हूं कि इसे बचाऊंगा, चाहे किसी के भी खिलाफ क्यों न जाना पड़े। अभिषेक धीरे धीरे उसके पास गया। अगर सच में तुम्हें मेरी नीयत पर भरोसा है तो मुझे तुम्हारे बारे में और जानने दो। तुम्हारे अस्तित्व के बारे में, तुम्हारी शक्ति के बारे में, तुम्हारे दिल के बारे में। यक्षिणी ने हल्की मुस्कान दी। मेरे दिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मैं युद्ध की देवी भी हूं और दया की मूर्ति भी। जिस तरह कमल की सुंदरता और कीचड़ साथ रहते हैं, वैसे ही मेरे भीतर रौद्र और सौम्य दोनों रूप हैं। अभिषेक ने धीमे स्वर में कहा, तो मुझे दोनों रूप स्वीकार हैं। उसके इस उत्तर पर यक्षिणी कुछ क्षण चुप रही। फिर उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई और वह धीरे से बोली, अभिषेक, शायद पहली बार मैं भी किसी इंसान की ओर आकर्षित हो रही हूं। यक्षिणी की आंखों में एक क्षण को चमक आई, मानो उसके दिल ने कुछ स्वीकार कर लिया हो। फिर धीरे धीरे उसकी आभा फीकी पड़ने लगी और वह लुप्त हो गई। अरावली की घाटियों में बसे उस शांत गांव की शांति अब टूटने वाली थी। जहां अभिषेक धीरे धीरे यक्षिणी के रहस्य में डूब रहा था,
वहीं दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों में बैठा एक आदमी उस भूमि पर नजर गड़ाए बैठा था, राघव मलिक। राघव मलिक कोई साधारण व्यापारी नहीं था। वह मलिक इंडस्ट्रीज का मालिक था, खनन, हथियारों और ऊर्जा कंपनियों का साम्राज्य। जहां खनिज, खजाना या ऊर्जा हो, वहां मलिक की मौजूदगी निश्चित। कानून उसके लिए केवल कागज की रुकावट थे और सरकारें उसके लिए मोहरे। उसके हाथों में करोड़ों की ताकत थी और आंखों में केवल लालच। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ नए चेहरे आए। वे लोग साधारण कपड़े पहने हुए थे, पर उनकी चाल और आंखों में व्यापारीपन था। उन्होंने ग्रामीणों से सवाल पूछना शुरू किया। इस पहाड़ी के नीचे क्या है? यहाँ रात को रोशनी क्यों निकलती है? क्या तुम लोग जानते हो कि यह भूमि कितनी मूल्यवान है? गांव वाले पहले तो चुप रहे, पर फिर एक बुजुर्ग ने कह दिया, ये भूमि हमारी देवी की है। जो इसे छेड़ेगा, उसका विनाश होगा। यह सुनकर वे आदमी हंस पड़े और बोले, देवी नहीं, यह तो खजाना है, और खजाना मलिक साहब का होगा। अगले ही हफ्ते मलिक खुद गांव पहुंचा। उसकी एंट्री आलीशान गाड़ियों के काफिले और हथियारबंद गार्ड्स के साथ हुई। गांव वाले उसके आने से सहम गए। अभिषेक उस समय प्रोजेक्ट की मशीनें जांच रहा था। मलिक सीधे उसके पास आया और बोला, यंग मैन, मैं जानता हूं तुम यहाँ काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि यह पहाड़ क्या छुपाए हुए है। यहाँ ऊर्जा का असीमित भंडार है। अगर हम इसे निकाल लें, तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, यह भूमि किसी का शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए है। मैं विज्ञान का आदमी हूं, और विज्ञान विनाश नहीं करता। मलिक ठहाका मारकर हंसा। विनाश और निर्माण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इंजीनियर। और सिक्का हमेशा ताकतवर के हाथ में होता है। उस रात अभिषेक फिर ऊर्जा स्तंभ के पास पहुंचा। यक्षिणी वहां पहले से खड़ी थी। आज उसका चेहरा कठोर था, जैसे वह आने वाले तूफान को देख चुकी हो। अभिषेक, उसने गंभीर स्वर में कहा, जिस व्यक्ति से तुम मिले हो, वह साधारण मनुष्य नहीं। उसके पीछे लालच और हिंसा की पूरी सेना है। वह केवल ऊर्जा नहीं चाहता, वह इस भूमि की आत्मा को निगलना चाहता है। अगर उसे नहीं रोका गया, तो यह धरती रक्त से भर जाएगी। अभिषेक ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब है युद्ध अब तय है। यक्षिणी की आंखें लाल आभा से चमकी। गांव से कुछ दूरी पर पहाड़ी की ओट में मलिक ने अपना अस्थायी कैंप बना लिया था। टेंटों के बीच बड़े जनरेटर लगे थे, उपग्रह फोन और लैपटॉप लगातार चालू रहते। उसके आदमी ड्रोन उड़ाकर जंगल का नक्शा बना रहे थे। विशेष वैज्ञानिक उपकरण लगाए जा रहे थे ताकि ऊर्जा स्तंभ की तरंगे पकड़ सकें। मलिक अपनी कुर्सी पर बैठा मानचित्र देख रहा था। उसने अपने सलाहकार से कहा, यह जगह केवल एक पहाड़ी नहीं है, यह तो एक ऊर्जा खजाना है। अगर हम इसे नियंत्रित कर लें, तो दुनिया की हर सरकार हम पर निर्भर हो जाएगी। न्यूक्लियर पावर बच्चों का खेल लगेगा। सलाहकार ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन साहब, यहाँ के लोग डरते हैं। वे कहते हैं कि एक देवी इसकी रक्षा करती है। मलिक ने सिगार का धुआं उड़ाते हुए हंसकर जवाब दिया, देवी? हर देवी को सोने और खून से शांत किया जा सकता है। तैयार हो जाओ, हम जल्द ही खुदाई शुरू करेंगे। उस रात मलिक ने अपने लोगों को जंगल में भेजा। उनका लक्ष्य था ऊर्जा स्तंभ के चारों ओर लगे पेड़ों को काटना और वहां की भूमि को खोदना। अभिषेक ने अपने बनाए सेंसर और कैमरे पहले ही वहां लगा दिए थे। जैसे ही मशीनों की आवाज गूंजी, उसके लैपटॉप पर अलार्म बज उठा। मलिक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जंगल साफ कर दो, पेड़ों को काट दो, औरतों और बच्चों को बंधक बना लो। स्तंभ तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही मशीनें पेड़ों की ओर बढ़ी, अचानक जमीन कांपने लगी। पेड़ों की शाखाएं जैसे जीवित हो गईं। उन्होंने बुलडोजर और टैंकों की चेन जकड़ ली। सैनिक हैरान रह गए, ये कैसे मुमकिन है? तभी हवा में अचानक एक दिव्य आभा फैली, चांदनी जैसे एक बिंदु पर ठहर गई हो। वहां यक्षिणी खड़ी थी। उसके लंबे काले केश लहराते हुए चमक रहे थे, आंखों में बिजली की सी चमक।
और चेहरा ऐसा जैसे रात के अंधेरे में उजाला खिल गया हो। सैनिक ठिठक गए। उनमें से कई के हाथ कांपने लगे। एक ने धीमे स्वर में कहा, ये इंसान नहीं है, है देवी है। यक्षिणी ने हाथ उठाया और एक तेज हवा का झोंका आया। सैनिकों के हथियार उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरे। वह गहरी आवाज में बोली, यह भूमि निर्दोषों की है। अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की उसका अंत निश्चित है। कुछ सैनिक डर कर भाग खड़े हुए। मलिक अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसकी हार ने उसे क्रोध के ज्वार से भर दिया था। अब उसने तय कर लिया था कि वह इस धरती को जड़ से उखाड़ देगा, चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आ जाए। उसने अपने सुरक्षा सलाहकारों और सेना प्रमुखों के साथ अंतिम रणनीति बनाई, सीधी, निर्णायक और विनाशकारी। इस बार वह अपने सबसे भयानक उपकरणों के साथ आया था। भारी बख्तरबंद कोलेटल ड्रोन, विद्युत चुंबकीय रडार ब्लॉकर्स और एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया ऊर्जापूरक रिग, जिसे सीधे स्तंभ के पास धरती में गाड़कर स्तंभ की ऊर्जा को अनियंत्रित कर दिया जा सकता था। मलिक का उद्देश्य स्पष्ट था, या तो स्तंभ उनका होगा या पूरा क्षेत्र खाक में बदल जाएगा। मलिक ने दोबारा हमला करने का आदेश दिया। उधर यक्षिणी की शक्ति भी ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कमजोर होने लगी थी। मलिक की टीम ने रिग को स्तंभ के समीप गाड़ने में सफलता पाई। एक विशाल रेड लाइट चमकी और पृथ्वी की गहराई से अनियंत्रित ऊर्जा के संकेत आने लगे। यही वह क्षण था जब अभिषेक ने फैसला किया, रिग को निष्क्रिय करने के लिए उसे स्तंभ के नजदीक जाना होगा। योजना के अनुसार उन्हें रिग के जंक्शन में एक न्यूनतम इम्प्लोसिव चार्ज लगाना था जो रिग की संरचना को आंतरिक रूप से अस्थिर कर दे। अभिषेक ने गोलियों से बचते हुए चार्ज लगा दिया, लेकिन इस धमाके में अभिषेक का बचना नामुमकिन था। यक्षिणी ने अस्थायी कवच बनाकर अभिषेक को ढाक लिया, पर कवच में दरारें पड़ने लगी। जब धुआं छंटा और रिग के टुकड़े जमीन पर बिखर गए, मलिक की मशीनरी बेकार पड़ी थी। सैनिक पीछे हटे और हिंसा थमने लगी। अभिषेक घायल था। उसकी सांसें कमजोर थी, पर वह जिंदा था। यक्षिणी की दी हुई वह कवरिंग उसकी जान बचाने में सफल रही। यक्षिणी अभिषेक के करीब आई और उसका माथा अपने हाथों में थाम कर बोली, जब तुम्हें गिरते देखा था उस पल मुझे पहली बार डर लगा। डर कि अगर तुम चले गए तो मैं अधूरी रह जाऊंगी। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। यक्षिणी की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से झुककर अभिषेक के माथे को चूम लिया। मलिक को पकड़ने की कोशिश हुई, पर वह भागने में सफल रहा। पर अंत अभी दूर था। मलिक के भागने का मतलब था कि एक दिन वह वापस आएगा। रोमांचक कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।